अच्छा जी क्लास, आप हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बुक 2 है आपका। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं। कल हमने ऑइंटमेंट्स पढ़ा था। आज हमने जो ऑइंटमेंट्स का ही एक छोटा सा टॉपिक, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, ये करना है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स नाम से जाहिर है। ऑप्थेल्मिक, जब लफ्ज ऑप्थेल्मिक का आता है तो इसका मतलब आई। ऑइंटमेंट्स तो आप पहले पढ़ चुके हो, तो आंखों के अंदर अप्लाई करने वाले ऑइंटमेंट्स को ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं। ये भी, जैसे आपने पहले ऑइंटमेंट्स वगैरह पढ़ा है ना, कि ऑइंटमेंट्स के लिए बेसिस कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आपने ओलिजिनस बेस पढ़ी, एब्जॉर्प्शन वगैरह, ठीक है, और इमल्जन, इस तरह की मतलब बेसिस पढ़ी हैं आपने। और ऑप्थेल्मिक में भी यही चीजें यूज हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ऑप्थेल्मिक, क्योंकि आंख सेंसिटिव एरिया, तो आंख के अंदर जब भी आपने कोई मेडिसिन ऐड करनी होती है तो इस चीज का ख्याल रखना होता है कि वो बिल्कुल स्टीराइल हो। स्टीराइल का मतलब यानी बिल्कुल ही वो माइक्रोब से पाक होनी चाहिए, क्योंकि आंख सेंसिटिव एरिया। अगर आप कंटेमिनेटेड या बैक्टीरिया वगैरह से भरपूर कोई भी ऑइंटमेंट आंख में अप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको इरिटेशन फील होगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट आंखों में इस्तेमाल करनी है वो स्टीराइल होनी चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए, फंजाई और डस्ट पार्टिकल वगैरह जो हैं उनसे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ठीक है, बस ये लाइन यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में आपको बताई गई है। इसको सिर्फ आपने गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जो आपको मैंने बताया। अब आगे हम अपना नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिन क्रीम्स। ठीक है, क्रीम्स की डेफिनेशन और ऑइंटमेंट की डेफिनेशन सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन सारी सेम है। वो कल मैंने जब आपको ऑइंटमेंट की डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये एक वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लो, और वो वर्ड था ग्रीजी। ठीक है, अब क्रीम के अंदर नॉन ग्रीजी है, बाकी सब सेम है। यानी कि सिर्फ नॉन ग्रीजी का वर्ड चेंज हो गया। तो मतलब क्या बना, क्रीम्स आर नॉन ग्रीजी विस्कोस, विस्कस। ठीक है, विस्कस का मतलब गाढ़ा, और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये गाढ़ी भी हो सकती हैं और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन भी हो सकती हैं। इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सेम वही लाइन जो आपने कल ऑइंटमेंट में देखी। ये क्रीम नॉन ग्रीजी है, यानी चिपचिपाहट नहीं होती इनकी, और ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, और इनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाए या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन गीली होती है या जिसमें से लिक्विड निकल रहा होता है। क्रीम्स में भी, अब क्रीम्स की भी टाइप्स हैं, जैसे आपने कल ऑइंटमेंट्स की टाइप्स पढ़ी, सेम क्रीम्स की भी टाइप्स हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, मेडिकेटेड क्रीम जिसमें मेडिसिनल एजेंट होंगे, नॉन मेडिकेटेड क्रीम जिसमें मेडिसिनल एजेंट नहीं होंगे। तो नॉन मेडिकेटेड को फिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, इमोलिएंट। इमोलिएंट कहते हैं स्किन को स्मूथ करने के लिए। अगर आपकी स्किन कटी फटी है, ठीक है, ड्राई है, सर्दियों की वजह से बिल्कुल रफ सी हो गई है, तो उसको स्मूथ करने के लिए आप क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें मेडिसिनल एजेंट नहीं है। ठीक है जी। अब जिस तरह आपने ऑइंटमेंट्स की कंपोजिशन में पढ़ा है, तो क्रीम भी ऐसे ही है कि क्रीम्स कंटेन वाटर सोल्युबल बेस ड्यू टू विच दे कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम द स्किन। तो क्रीम वाटर सोल्युबल बेस होती है इसमें, इस वजह से क्रीम को अगर आप लगा के हाथ धोगे तो ये वॉश हो जाती है। ठीक है, और ये नर्म होती है, दे आर ऑफ सॉफ्टर कंसिस्टेंसी, यानी कि ऑइंटमेंट्स के मुकाबले में ये जरा सॉफ्ट होती है। टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, ये दो टाइप्स की क्रीम्स होती हैं। वाटर इन ऑयल का मतलब जिसमें पानी ऑयल के अंदर हमने ऐड किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल ज्यादा मिकदार में है। दूसरी में ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल पानी में ऐड किया गया। अब ये दोनों टाइप्स में अगर आप देखो, तो ऊपर वाली टाइप वाटर इन ऑयल, ये क्रीम एग्जांपल इसकी आ जाएगी कोल्ड क्रीम की। ठीक है, ऑयल इन वाटर, इसकी एग्जांपल आ जाएगी वेनिशिंग क्रीम की। वेनिशिंग जो फेयर एंड लवली की क्रीम है ना, एक क्रीम होती है तिब्बत कोल्ड क्रीम जो आप स्किन के ऊपर सर्दियों में लगाते हो।
एक है फेयर एंड लवली, जिसको आप स्किन के ऊपर लगाओ और वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, तो वो फेयर एंड लवली को हम वैनिशिंग क्रीम बोलेंगे। और जो सर्दियों में लगाते हैं स्किन को नरम मुलायम करने के लिए, खुश्की से बचने के लिए, उसको कहेंगे कोल्ड क्रीम। तो ये आपकी टाइप्स हो गई। प्रिजर्वेशन, ये पॉइंट्स को समझना है कि प्रिजर्वेशन का मतलब कि आपने किन चीजों की एहतियात करनी है क्रीम में। तो वो है जनाब कि आपको पता है क्रीम के अंदर ऑयल और वाटर, वाटर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो वाटर माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ही सूटेबल मीडियम है, ठीक है। जहाँ पे पानी होगा वहां पे बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस, फंजाई के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्रीम में आपने फिर क्या यूज करना है, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये आपने 6 चैप्टर में आपने सीरप्स में भी पढ़े हैं आपने, ठीक है, और एलिक्सर्स में भी पढ़े हैं प्रिजर्वेटिव, जिसमें मैं कुछ के नाम ले देता हूँ। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, मिथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल पैराबीन्स, ठीक है। ये जो केमिकल के नाम लिए ये प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ टॉपिक्स हैं उनमें ये पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वो प्रिजर्वेटिव्स जब आप ऐड कर दोगे क्रीम्स में तो क्रीम्स आपकी खराब नहीं होगी, इनमें माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। बस ये टॉपिक यहीं तक है। बाकी कंटेनर एंड स्टोरेज, ये बात आपको पता है कि क्रीम क्योंकि आपने हाथों से अपनी फिंगर से निकालनी होती है, इसलिए इसको ऐसे कंटेनर में आपने पैक करना है जिसका माउथ वाइड हो, ठीक है, खुला मुंह हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्रीम को इस कंटेनर में पैक करना है जिसमें ये क्लोज टाइट कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज हो और टाइट कंटेनर हो, ताकि प्रिवेंट, ये देखो पहली लाइन में लिखा प्रिवेंट वेपोरेशन एंड कंटेमिनेशन, ताकि वेपोरेशन अगर आपकी आपने क्लोजर यानी ढक्कन जो होता है क्रीम का सही तरह से बंद नहीं किया, या आपका कंटेनर ऐसा ऐसा है कि जिसको मजबूती से बंद नहीं करते आप, होगा क्या, वेपोरेशन। वेपोरेशन का मतलब कि आपकी क्रीम में से जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाएगा, पीछे फिर क्रीम सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी। और कंटेमिनेशन का मतलब होता है मिलावट होना, यानी कि डस्ट पार्टिकल वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह का शामिल हो जाए। और दे शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस, ये सबके लिए कॉमन लाइन है, ठीक है। और दी कोलैप्सिबल ट्यूब मेड फॉर मेटल और प्लास्टिक, कोलैप्सिबल आपने क्रीम में देखी, जिसको प्रेस करो तो क्रीम निकलती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर नॉट सुटेबल फॉर पैकिंग क्रीम, एमसीक्यूज की लाइन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर नॉट सुटेबल फॉर पैकिंग क्रीम, आयरन ट्यूब्स आर नॉट सुटेबल फॉर पैकिंग क्रीम, लेड ट्यूब्स आर नॉट सुटेबल फॉर पैकिंग क्रीम, या नन ऑफ दिस। तो आपने एल्यूमिनियम का वर्ड जो सा वो लिखते हैं। मजा आ गई। तो ये आपका क्रीम वाला टॉपिक हो गया खत्म। यहाँ पे किसी बच्चे का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन क्रीम से रिलेटेड है तो बताओ। क्लियर है सबको? अब आगे फिर हम पेस्ट भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, या पेस्ट का टॉपिक कल करना है आपने? नेक्स्ट टॉपिक आप, आज हम पेस्ट वाला भी कर लेते हैं। पेस्ट, आपके जहन में ना सबसे पहले पेस्ट का जब भी लफ्ज आएगा तो आपके जहन में टूथपेस्ट आती है, ठीक है। लेकिन पेस्ट, टूथपेस्ट जो सी है वो बेसिकली एक डेंटोनिक पाउडर आता होता था पहले, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करते थे और पानी ऐड करके उसकी एक पेस्ट बनती थी, वो आप दांतों को लगाते थे, ठीक है। वो पेस्ट के नाम से आज की जो टूथपेस्ट हैं उनमें भी अब टूथपेस्ट टूथपेस्ट वर्ड यूज होता है बेसिकली। तो आज की टूथपेस्ट में क्रीम्स भी आ रही हैं, ठीक है तो नेचर उनकी क्रीम जैसी ही है, लेकिन हम पेस्ट यूज कर रहे हैं। पेस्ट की खसूसियत क्या होती है, कैसे होती है, ये भी आज हम डेफिनेशन से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 बातें जो मैं करने लगा हूं, इनको आपने जेहन में रखना है। आपने फॉर एग्जांपल
पतंग वगैरह जोड़ने के लिए लड़कियों, जानते होगे आप, आटा लेकर आटे में पानी ऐड करते हैं, पानी ऐड करके एक वो पेस्ट सी बन जाती है, उसको आप किसी भी चीज को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते होगे। ठीक है। तो मकसद क्या है इस बात का, कि आपने देखा कि जब आटे के अंदर आप पानी मिलाते हो तो आटे के जो पार्टिकल हैं वो पानी में इंसोलेबल है। इंसोलेबल होने की वजह से वो पेस्ट बन जाती है। अगर आटे के पार्टिकल पानी में सोलेबल हो जाएं तो कभी भी पेस्ट नहीं बनेगी। तो इससे हमें एक बात समझ आ गई कि पेस्ट हमेशा इंसोलेबल पार्टिकल की बनती है, नंबर एक। नंबर दो, आप उस इंसोलेबल पार्टिकल को पानी में ऐड कर सकते हो या किसी और मीडियम में भी ऐड कर सकते हो, ऑयल में भी ऐड करके पेस्ट बना सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि वो पार्टिकल, चाहे आप पानी इस्तेमाल करो, चाहे आप ऑयल इस्तेमाल करो या कोई और मीडियम इस्तेमाल करो, उसमें वो इनसोलेबल होने चाहिए। इनसोलेबल पार्टिकल से पेस्ट बनती है, कभी भी सोलेबल से पेस्ट नहीं बनती। आप नमक की पेस्ट कभी भी नहीं बना सकते क्योंकि नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसको जेन में रखते हुए मैं डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूज फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। तो पेस्ट सेमी सॉलिड होती है, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। दे आर, अब जो पॉइंट पॉइंट है समझने वाला, दे आर डिस्पर्जन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इनसोलेबल पाउडर सब्सटेंस। ठीक है। तो ये डिस्पर्जन होता है। ठीक है, इसमें फैलाव मॉइस्चर किया होता है हमने इनसोलेबल पाउडर्स को, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इनसोलेबल पाउडर, ज्यादा मिकदार इनसोलेबल पाउडर की हमने डिस्पर्स की होती है इन अ फैटी और एक्वस बेस। ठीक है। फैटी कहते हैं ऑयल, एक्वस कहते हैं पानी। तो आप इनसोलेबल डिस्पर्जन कर दोगे पाउडर की ऑयल में या पानी में, तब जाकर आपकी पेस्ट बन जाएगी। तो आप अगर आटे वाली एग्जांपल जेन में रखते हो ना, तो आप देखो, आप आटे में आपने पानी मिक्स किया, आटे की पेस्ट बनाई, आटे की पेस्ट बना के आप अपनी जिल्द के ऊपर लगा लो। उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद ड्राई होने के बाद आप देखोगे कि एक बड़ी सख्त सी लेयर जम जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। उस लेयर को अगर आप उतारोगे ना तो आपके जो बाल है ना वो भी उसके साथ उतरना शुरू हो जाएंगे, पेस्ट के साथ। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है इसको जेन में रखते हुए इसके पॉइंट्स नीचे देखो। दे आर लेस ग्रीजी एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट ड्यू टू हाई सॉलिड कंसेंट्रेशन। ये कम ग्रीजी होती है पेस्ट। ठीक है। अगर ऑयल में आप बना रहे हो तो थोड़ी सी ग्रीजी हो जाएगी, अगर पानी में बना रहे हो तो ये ग्रीजी होती ही नहीं है। और ये स्टिफर है, स्टिफर का मतलब थोड़ी सख्त हार्ड है। तो आपने जैसे आटे की मैंने कहा है कि पेस्ट बना के स्किन पे लगाओ तो वो हार्ड हो जाती है, जबकि आप क्रीम या ऑइंटमेंट लगाओगे तो वो हार्ड नहीं होता। ठीक है। क्यों पेस्ट हार्ड होती है? ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाई सॉलिड कंसेंट्रेशन, ये वर्ड। पहला पॉइंट, दे आर मोर अब्जॉर्प्टिव देन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की निस्बत पेस्ट बनाने के लिए आपको ज्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। दो पॉइंट्स हो गए। एज दे आर स्टिफ सो डोंट मेल्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द एरिया टू विच दे आर अप्लाइड। ठीक है। तो आटे वाला वही एग्जांपल देने में रखो कि आपने अगर स्किन के ऊपर लगाया हुआ है तो ये इतनी सख्त किस्म की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है कि अगर आप हीट के पास भी लेके जाते हो ना तो आपका हाथ जलेगा नहीं, आपकी स्किन जो सी है वो डिस्टर्ब नहीं होती पेस्ट की वजह से, क्योंकि पेस्ट हार्ड है, स्टिफर है, जैसा पहले लाइन में आपने देखा। ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती। तो आप अगर आप कोई ऐसा काम करने लगे जहां पे हीट है तो आप अपने जिस्म के ऊपर पेस्ट लगा लो, तो आपको काफी हद तक ये हीट से बचा लेगी। ठीक है। आगे आखिरी पॉइंट, दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव सो नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू हेयरी एरियाज। तो बालों वाले एरियाज पे इनको अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये जरा डिफिकल्ट है रिमूव करना। उसकी वजह मैंने आपको शुरू में बताई कि आप आटे वाली पेस्ट को स्किन के ऊपर लगाओगे तो जब आप उतारोगे ना तो साथ बाल भी उतरेंगे। ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स हैं पेस्ट के। पेस्ट की एग्जाम्पल, इसको आपने अच्छे से याद करना, एमसीक्यू के क्वेश्चन है। जिंक और सैलिसिलिक एसिड पेस्ट विच इज आल्सो नोन एज लसार्ज पेस्ट। जिंक और सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन यूज पेस्ट। इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक पेस्ट। एंटीसेप्टिक कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए।
क्या, तो ये जिंक और सैलिसिलिक एसिड की पेस्ट को आप एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी स्किन के ऊपर लगाओगे तो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं होने देंगे, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक पेस्ट भी कहा जाता है। ठीक हो गया, लसाज पेस्ट। किसी हद तक हम लसाज पेस्ट को, जो पेशेंट जल जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर भी आप इसको लसाज पेस्ट को अप्लाई करते हो। ठीक हो गया, तो ये हो गया। बाकी स्टोरेज एंड लेबलिंग सेम, जो आप पीछे क्रीमों में पढ़ के आए, ऑइंटमेंट में पढ़ गए, वही है कि स्टोर्ड इन क्लोज टाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, ठीक है, और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। समझे, ये तीन चार लाइनें तो सब में ही आनी। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन, क्योंकि पेस्ट के अंदर वाटर अगर आपने यूज किया है तो आपको फिर प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पेस्ट वाला चैप्टर 6 का आखिरी टॉपिक हो गया खत्म। यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लो, और इस तरह आपके जो पहले 6 चैप्टर हैं फार्मास्यूटिक्स के वो खत्म हो गए हैं। ठीक है जी, सबको क्लियर है? सिर्फ एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया क्लियर का। आप सब लोग अपना, अच्छा जी, आपका दूसरा सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी का हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कि जो एंजाइम्स हैं उनकी क्या खूसियात होती हैं। सबसे पहली सूसियत है जी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये आपने डेफिनेशन ही जब एंजाइम्स की थी तो आपको समझ आ गई थी कि एंजाइम का काम जो सा है वो कैटालिटिक होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन को बूस्ट करना, तेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो आप थोड़े से, जैसे कि दूध होता है, दूध को आप थोड़ा सा जाग लगाते हो और सुबह देखते हो कि पूरा का पूरा जितना भी दूध था वो सारा दही में कन्वर्ट हुआ होता है। ठीक है, वो जो आप बैक्टीरिया लगाते हो, बैक्टीरिया से एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स आपके मिल्क की प्रोटीन को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एग्जाम्पल, सुक्रोज एंजाइम इन अ स्मॉल अमाउंट इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। तो आप इसको बेशक ऐसे भी लिख सकते हो, सुक्रेज, पूरी एक इक्वेशन बनाकर कि सुक्रोज, आगे एरो का निशान, आगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और ऊपर आप सुक्रोज लिख दो, यानी सुक्रेज लिख दो, सॉरी। तो सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर, तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। सोलिबिलिटी की बात करेंगे तो एंजाइम हमारे, क्योंकि जानदारों के अंदर प्रोड्यूस होता है तो जानदारों में पानी ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, तो इसलिए एंजाइम की सोलिबिलिटी वाटर में ज्यादा है। और अगर आप वाटर के अलावा किसी और मीडियम में एंजाइम्स को सोलेबल करना चाह रहे हो तो वो है डिल्यूट अल्कोहल। ठीक है, डाइल्यूट यानी जिसमें आपने अल्कोहल की कंसंट्रेशन को पानी ऐड करके कम किया हो, उसमें भी एंजाइम सोलेबल हो जाते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ये कभी भी सोलेबल नहीं होते, एंजाइम इनसोलेबल है। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, आपको मैंने बताया था कि एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो ये एक रिएक्शन को करके एक टाइम आता है कि प्रोटीन टूटने लग जाती है और एंजाइम खत्म हो जाते हैं, और फिर उन एंजाइम की जगह नए एंजाइम बनते हैं। तो इसलिए ये एंजाइम की प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही आप एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो एंजाइम रिएक्शन तेज होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये एंजाइम का रिएक्शन बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं तो ये जनाब, ये सबस्ट्रेट में लिख देता हूँ यहाँ पे SUB, इसका मतलब है सबस्ट्रेट, और नीचे लिख देता हूँ एंजाइम। ठीक है, तो आप अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो तो रिएक्शन ऐसे तेज होगा। ठीक है, लेकिन अगर एंजाइम के आपने अमाउंट को रोक दिया यहाँ तक, बस इससे ज्यादा नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि ये रिएक्शन स्टैटिक हो जाएगा और एक टाइम के बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
उसकी वजह कि एंजाइम जो से थे वो रिएक्शन को तेज करते हैं, फिर एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि एंजाइम जो से हैं वो अब खराब होना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन नेचर के हैं। तो प्रोटीन आपको पता है एक खास टाइम के बाद डी नेचर हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ऐसे आ जाए। ठीक है, तो ये द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम, एक मैक्सिमम तक ये रिएक्शन जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीज, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। वजह मैंने आपको बता दी। पीएच की बात करेंगे, तो पीएच, जो एंजाइम जिस पीएच में काम करता है उसको वही इन्वायरमेंट अगर मिलेगा तो वो काम करेगा, अगर आपने पीएच चेंज की तो वो काम करना छोड़ देगा। जिसकी एग्जांपल आपको अभी बताने लगे कि एसिड, आपके जो स्टमक में मैदे में एसिड होता है, वहाँ के जो एंजाइम है अगर आप उनको अल्कलाइन मीडियम में लेके जाओगे, बेस वाले मीडियम में लेके जाओगे, बेसिक मीडियम में लाओगे, तो वो काम करना छोड़ देंगे। जैसा कि एग्जांपल है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच 8.57। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम इस पीएच पे काम करता है, और ये पीएच है बेसिक, लेकिन जैसे ही एट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, अगर आप इसको एसिडिक पीएच पे लाओगे तो ये काम करना छोड़ दे। ठीक है, इसी तरह बेसिस में क्या है कि बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम दैट एक्ट एज एसिडिक पीएच। तो पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम आपके स्टमक में होता है, जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और स्टमक में पीएच क्या होती है, 1.2 से 1.4, तो ये पीएच होती है। अगर आप एंजाइम को बेसिक मीडियम में ले आओगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है जी, आखिर पे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम, कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारी बॉडी में इसका मतलब एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे, एंजाइम काम करना बंद कर देंगे या अपना काम स्लो कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम इनएक्टिव है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, इनएक्टिव, बेजान। 10 से 20, अब टेम्परेचर आपका 37 के करीब करीब पहुंचना शुरू हुआ है, तो ये थोड़े से एक्टिव हो गई। लेकिन 35 से 40 आपकी बॉडी टेम्परेचर है, यहाँ पे इनका मैक्सिमम एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन 40 से ऊपर लेके जा रहे हो, क्योंकि ये प्रोटीन नेचर के हैं, तो ये फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर 60 पे लेके जाओगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है हीट देने से खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एंजाइम्स को ड्राई फॉर्म में रखा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है, तो ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इनको पानी में या लिक्विड मीडियम में डाल दिया, फिर ये 37 35 से 40 डिग्री पर ही काम करते हैं, बाकी ऊपर नीचे करने पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या जी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम वाला टॉपिक आज का हो गया खत्म। यहाँ पे किसी बच्चे का कोई फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ। क्लियर है सबको? नहीं, टेबल नहीं करना, बस ये ही करना है, ये जो आपको मैंने ये बताया है, ये जो हाईलाइट किया है मैंने। ठीक है, बस ये करना है। ठीक हो गया? ठीक है जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ खत्म। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।